एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या करना होता है? जो सबसे पहली जरूरत, अपने आप में विश्वास रखो। इंडिविजुअली सोचें कि अगर आप प्रोडक्ट दे रहे हैं या आप सर्विस दे रहे हैं तो क्यों कस्टमर इसको लेगा। जैसे हमने अश्वगंधा का किया तो मेरा क्यों बहुत स्ट्रोंग था कि आज इसकी पूरी दुनिया को जरूरत है। मेरे एक दोस्त का बहुत ही अच्छा डायलॉग है कि मोती, भगवान ने ज़मीन बनाना बंद कर दिया है, नई ज़मीन बनाना बंद कर दिया है। तो जितना भी पैसा तुम्हारे पास सरप्लस हो उससे कहीं ना कहीं ज़मीन खरीदो ताकि ये मल्टीप्लाई हो, अंदर के अंदर ही मल्टीप्लाई हो। अच्छा, पहले इतनी मशीन नहीं थी, लेडीज को लगा के साफ करना पड़ता था। मेरे को अच्छी तरह याद है 1970 में अगर आप 100 किलो चावल का बोरा लेते तो उसमें 30 किलो कंकर निकलती थी। वरंगल से चावल आता था, सफेद कंकर निकलती थी। आज ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, राइस में कंकर नहीं, आपको एकदम क्लीन माल, रेडी टू यूज माल आ रहा। 2002 में ही हमने अपना पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड आईटी यानी बिलिंग जो है वो कंप्यूटर से स्टार्ट कर दी थी कि कोई भी प्रोडक्ट बिना बिल के, बिना कंप्यूटराइज बिल के बाहर नहीं निकलेगा। आप अगर अपना फोकस करके काम करेंगे तो लोग जो कहते हैं कहते रहेंगे। मैंने ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी कहा ना, मैंने सोचा था कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी, प्रभु की कृपा रही तो मेरा काम बोलेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, लोग बाहर बैठ के सोचते हैं अरे इनके पास क्या है, उनके पास क्या है, ये सब बातें बनाती है। जो फ्रेंड्स के साथ या सोशल मीडिया में जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो टाइम अगर वो नया चीज़ सीखने में लगाएं और सीख के स्टार्टअप स्टार्ट करें तो सक्सेस जरूर मिलेगी। आज का कार्यक्रम वास्तव में बेहद खास होने वाला है। हम जिन शख्सियतों का परिचय आपके सामने रखेंगे, आप उनकी जर्नी को देख पाएंगे। बहुत आश्चर्यचकित होंगे आप लोग कि इस लेवल पे उन्होंने अपने आप को पहुंचाया है। सबसे पहले इस जर्नी में हम मेरे से खैर उम्र में थोड़े से बड़े हैं विकास हिसारिया जी, लेकिन इनका कद आज की डेट में आईटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा है। और बहुत बड़ा इसलिए कि अगर फेसबुक के अंदर कंप्यूटर की ज़रूरत होती है तो वो कंप्यूटर यहाँ से ही पहुँचता है। विशाल पेरिफेरल्स इनका फ्लैगशिप ब्रांड है। तो इनकी लाइफ के बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ जान पाएंगे। सबसे पहले विकास हिसारिया जी के लिए मैं एवी प्ले करने के लिए बोलूँगा। भारत की मोस्ट रिलायबल और कस्टमर फ्रेंडली आईटी सपोर्ट कंपनी विशाल पेरिफेरल्स पिछले 25 साल से इंडिया की आईटी ग्रोथ स्टोरी में बड़ा योगदान दे रही है। कंपनी का जलवा ऐसा है कि क्या देसी क्या विदेशी, दिग्गज से लेकर स्टार्टअप कंपनियों तक विशाल पेरिफेरल्स के क्लाइंट बनने को बेताब हैं। हैदराबाद को आधार बनाकर विशाल पेरिफेरल्स देश भर की बड़ी आईटी वितरक कंपनी के रूप में अपने को स्थापित कर चुकी है। 10 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स बेस्ड वाली इस कंपनी के देश भर में फैले हुए विशाल नेटवर्क में करीब 10,000 डीलर्स शामिल हैं। 10 से 30% साल दर साल ग्रोथ के जरिए न सिर्फ ये कंपनी आईटी वितरण के क्षेत्र में नए मुकाम हासिल कर रही है, बल्कि रोजगार के क्षेत्र में भी मेहनती और तकनीक पसंद युवाओं की पसंद है। मोस्ट कस्टमर फ्रेंडली कंपनी का दर्जा प्राप्त विशाल पेरिफेरल्स की क्लाइंट लिस्ट में डेल, HP, एप्पल, HCL, नवीडिया, फेसबुक और गूगल जैसी दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां शामिल हैं। तो भारत की शायद ही कोई ऐसी बड़ी कंपनी हो जो विशाल पेरिफेरल्स के नेटवर्क एरिया से बाहर हो। कहते हैं कुशल नेतृत्व और ईमानदार पहल किसी कारोबार के विकास के लिए सबसे जरूरी तत्व है। विशाल पेरिफेरल्स के मुख्य कर्ता धर्ता और CMD विकास हिसारिया इस फॉर्मूले पर 100% खरे उतरते दिखते हैं। विकास जी हमारे सामने भी अभी होंगे, सामने आप लोगों से मुखातिब भी होंगे। इस कड़ी में जो नेक्स्ट शख्सियत के बारे में आपको बताऊं वो है श्री राजेश अग्रवाल। राजेश जी अग्रवाल आज अग्रवाल कम्युनिटी के अंदर तो बड़ा नाम है ही, साथ ही इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर अपना जो फूड इंडस्ट्री वाला मामला है उसको आगे बढ़ाया है। और वो क्या कुछ है मैं सारी चीज़ें आपको और बताऊंगा। उससे पहले राजेश जी अग्रवाल साहब के बारे में उनका एक वीडियो प्ले किया जाए।
राजेश अग्रवाल एक विजनरी बिजनेसमैन जिन्हें कारोबार भले ही विरासत में मिला हो, लेकिन अपने विजन और कारोबारी समझ को बदलते वक्त और जरूरत से जोड़कर राजेश अग्रवाल ने अपने कारोबार की वो बुनियाद खड़ी की है जिसके दम पर उनका फूड बिजनेस भारत की सरहदें पार करके भी धूम मचा रहा है। नई तकनीक और बदलती जरूरत को समझकर उसे अपनी कारोबारी ताकत बनाने वाले राजेश अग्रवाल कारोबार के साथ साथ समाज सेवा में भी एक बड़ा नाम रखते हैं। इनकी सोच है कि समाज के संस्कार मजबूत हुए बिना किसी मजबूत राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। और यही कारण है कि ये हर साल गौ सेवा से लेकर रचनात्मक सामाजिक और धार्मिक कार्यों में बड़ा योगदान देते हैं। हैदराबाद में सैकड़ों करोड़ की लागत से बन रहा अग्रवाल समाज का सबसे बड़ा भवन अग्रवाल समाज सहायता ट्रस्ट आत्म गौरव भवन इनके विजन की ही देन है, जो समाज सेवा के क्षेत्र में एक बड़ा माइलस्टोन है। ये भवन तेलंगाना की जनता के लिए भी बहुत कारगर साबित होगा। ये अग्रवाल समाज सहायता ट्रस्ट के जरिए हजारों लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में सहयोग कर रहे हैं, तो देश की कई सामाजिक संस्थाओं के जरिए ये भारत की ग्रोथ स्टोरी में भी सहायक बने हुए हैं। हरियाणा के संस्कारों में पले बढ़े कॉलेज ड्रॉप आउट राजेश अग्रवाल की कारोबारी सोच का आगाज हैदराबाद के मलकपेट में 1983 में हुआ, जब इन्होंने किराना के कारोबार से शुरुआत की। हालांकि हैदराबाद में इनके पारिवारिक कारोबार की शुरुआत 1920 में ही पड़ चुकी थी, लेकिन पुरखों ने जो नींव गाड़ी उसे न सिर्फ राजेश अग्रवाल ने न केवल मजबूत किया बल्कि बुलंदियों तक पहुंचाया। इन्होंने सरकार की नीतियों के साथ तालमेल बिठाते हुए न सिर्फ अपने कारोबार को आगे बढ़ाया बल्कि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में भी अपना योगदान किया है। कंपनी ने एग्रोटेक, फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग बिजनेस में तगड़ी एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। मोतीलाल जी भलगट साहब के बारे में तो ये पूरा एरिया बहुत अच्छे से जानता है कि इन्होंने भी अपने लाइफ की शुरुआत किराना कारोबार से ही की थी, और आज आप जानकर के आश्चर्यचकित रहेंगे कि हैदराबाद के नव निर्माण में ये बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। क्या कुछ योगदान है, इसका छोटा सा एग्जाम्पल तो वनस्थलीपुरम वाला एरिया जान सकता है, जिनमें 5 मेगा प्रोजेक्ट इस एरिया को इन्हीं की देन है। आपकी जो जर्नी है वो किस तरीके की है, एक बार उनका भी हम एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के पाली से चलकर 1960 में इनके पिताजी ने हैदराबाद के किराना सेक्टर में कदम रखा था और उस काम को नया मुकाम दिया है मोतीलाल भलगट ने। शुरुआत भले ही एक सामान्य सी किराना दुकान से हुई हो, लेकिन पहले ऑटो फाइनेंस के कारोबार में हाथ आजमाया और देखते ही देखते संभाल ली व्यावसायिक सफलता की सल्तनत। 2004 में स्थापित नमीश्री इंफ्रा आज रियल एस्टेट इंडस्ट्री में वो चमकता सितारा है जिसका हैदराबाद के नवनिर्माण में आज बड़ा योगदान है। आज इनकी कंपनी एक साथ 1 दर्जन से ज्यादा और 20 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा मेगा प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है। रियल एस्टेट सेक्टर में नमीश्री सबसे रिलायबल नाम है, जिनसे कमर्शियल से लेकर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स शानदार क्वालिटी, अल्ट्रा एडवांस्ड तकनीक, क्वालिफाइड मैन पावर और ऑन टाइम डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन में कस्टमर की सुरक्षा को लेकर नमीश्री इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लेआउट से लेकर उसके डिजाइन और एग्जीक्यूशन में दुनिया की टॉप सिविल इंजीनियरिंग कंपनियों के साथ लंबा चौड़ा वर्क किया जाता है। वहीं ऑनलाइन टाइम डिलीवरीज के लिए कंपनी ने कई नवाचारों को भी अंजाम दिया है, जिसमें खुद के कई कंस्ट्रक्शन लाइन के स्टोन, डस्ट और क्रैशर प्लांट लगाना भी शामिल है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन इनका मूल मंत्र रहा है, और यही वजह है कि आज इनके बनाए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में निवेश करने में देश की दिग्गज कंपनियां तेजी से आगे रहती हैं और कारवां करीब 20 मिलियन स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन की ओर आगे बढ़ रहा है।
जिसमें दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक लग रही है। और अब हम जिनके बारे में बात करेंगे उनके बारे में पूरा अमेरिका जानता है। तो भगवती बल्दवा जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। कि भारत की जो प्राचीन विधाएं थी उनको इन्होंने आत्मसात किया और आज अमेरिका झुकता है। वो बोलते हैं ना कि झुकाने वाला चाहिए, दुनिया भी झुकती है, इन्होंने झुका करके दिखाया है। इसके लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत बोल्डनेस दिखाई है और इस लेवल पर पहुंचने के लिए किन संघर्षों से ये गुजर करके आगे बढ़ी हैं, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इन पर बना हुआ एक शॉर्ट वीडियो हम लोग देखेंगे ताकि आप भी जान पाएं कि उनकी कंपनी किस तरीके से काम करती है। आयुर्वेद में अश्वगंधा और इसके चमत्कारों का वर्णन तो सुश्रुत संहिता से लेकर चरक संहिता तक में हजारों वर्षों से मौजूद है। लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस के एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल रिसर्च और ट्रायल्स वाले दौर में अश्वगंधा के इन गुणों पर आधुनिक विज्ञान की मोहर लगवाने का क्रेडिट जाता है रियल हर्बल फार्मा क्वीन ऑफ इंडिया श्रीमती भगवती बल्दवा को। रिक्शा से रोल्स रॉयस का सफर तय करने वाली एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, विजनरी एंटरप्रेन्योर, अग्रेसिव अप्रोच, गुड ओरेटर, प्रॉम्प्ट स्पीकर और ऑथर, जिनके साइंटिफिक विजन और माइंडसेट की देन है एक्सोरियल बायोमेड, जिसके 15 साल के कड़े रिसर्च और एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल ट्रायल्स ने आयुर्वेद की सिरमौर औषधि यानी 1 हर्ब 1000 क्योर कहलाने वाली वंडर हर्ब अश्वगंधा को दुनिया भर में नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर पहचान दिलाई है। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कामयाबी को कुछ यूं अप्रिशिएट करते हैं। तो होलिस्टिक वेलनेस के क्षेत्र में काम कर रहा एक्सोरियल ने न केवल अश्वगंधा के उपयोग को लेकर जागरूकता फैलाई है, बल्कि टॉप क्वालिटी प्रोडक्शन प्रोसेस पर भी बड़ी मात्रा में निवेश किया है। आयुर्वेद के बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल मिल पाता है, लेकिन एक्सोरियल के खाते में यूएसएफडीए के अप्रूवल की ये उपलब्धि भी दर्ज है। बतौर एंटरप्रेन्योर इनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं इनके सुपुत्र और विजनरी यंग एंटरप्रेन्योर कार्तिकेय बल्दवा। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे श्री डूंगरगढ़ से निकली भगवती बल्दवा आज लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए रोल मॉडल है। असंभव को संभव में बदलने वाली श्रीमती बल्दवा कठिनाइयों को अपने संघर्षों से जीतने की कहानियों की जीवंत यूनिवर्सिटी है। हालांकि ये इतना आसान कभी नहीं रहा। दादाजी बच्चियों की पढ़ाई के विरुद्ध थे, लेकिन खुद की जिद और पिता का असीम सपोर्ट ढाल बन गया। इन्होंने उस विपरीत माहौल में भी न केवल बीकॉम क्लियर किया बल्कि अव्वल रही। जब घर से 70 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर में 1200 लड़कों के बीच वो अकेली लड़की ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रही थी। निष्पक्ष, निडर, स्वतंत्र और ईमानदार सोच वाली भगवती बल्दवा के विजन का असली चैप्टर उस दहलीज से स्टार्ट होता है जिस पर पुरुष प्रधान समाज का आधिपत्य है। इनका महेश भगवती बल्दवा फाउंडेशन शिक्षण संस्थानों के साथ साथ मंदिर निर्माण, हेल्थ सेक्टर और सामाजिक भवनों के निर्माण में बड़ा योगदान दे रहा है। अपनी कर्म भूमि की सेवा करते हुए श्रीमती बल्दवा ने आंध्रा और तेलंगाना में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पेयर सिटीजन का रिकॉर्ड भी बनाया है। 2019 से अब तक ये टॉप इनकम टैक्स पेयर हैं। अभी हम पैनल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और उसमें ये काफ़ी मोटिवेशनल होने वाला है। आप अपने भी सवाल बना करके रेडी रखिए, क्योंकि हर किसी के मन में तमन्ना होती है कि मैं कब तक नौकरी करता रहूँगा, करती रहूँगी, या मैं कब तक गृहिणियों के लिए है कि कब तक मैं केवल घर पे ही छुपी रहूँगी, घर के काम करती रहूँगी। तो क्या वास्तव में ज़रूरी है या कैसे उसमें मैनेज करना चाहिए? क्योंकि जो चीज़ें भगवती बल्दवा जी ने की हैं, और वास्तव में अगर आपने इनका इंटरव्यूज़ नहीं देखे तो आपको वो भी देखने चाहिए,
कि किस लेवल पे जो एक्सक्यूजेज होते हैं, हर महिला के हो सकते हैं, हर पुरुष के भी हो सकते हैं, उन एक्सक्यूजेज से कैसे हम पार पा सकते हैं। और साथ में मोतीलाल जी भलगड़ साहब से आप जान सकते हैं, विकास जी से और राजेश अग्रवाल जी से, सबसे आप लोग एक एक करके सवाल पूछते रहेंगे और मैं भी आपके सामने वो चीज़ें रखूंगा। मैं आग्रह करूंगा मैम कि प्लीज़ स्टेज पे आइए। ये चीज़ आपकी ज़िंदगी बदलने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि हम जिन फेक मोटिवेशनल गुरुओं के चक्कर में पड़ते हैं, और आपके सामने तो रियल गुरु हैं जिन्होंने करके दिखाया है, किस लेवल पे किया है, वो आपको बताएंगे कि असली रास्ता क्या है और कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो जो रियल मोटिवेशन है वो आज आप लोगों के सामने आने वाला है। सबसे पहले जो मेरा ही सवाल होगा वो भगवती मैम से है कि जब उन्होंने शुरुआत की थी, 1200 लड़के थे, वो अकेली थी उस एरिया में, तो उस वक्त बीकॉम उन्होंने सेलेक्ट किया जब लड़कियां केवल बीए किया करती थी। तो वहां से आपका संघर्ष शुरू होता है। तो क्या आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस उस वक्त क्या थी कि मुझे बिजनेस को ही क्यों चूज करना है? सबसे पहले जर्नलिस्ट अलायंस इंडिया और आप सब पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और इन दिग्गज लोगों के सामने, आदरणीय मोतीलाल जी, राजेश जी, विकास जी, इनसे तो मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। और पत्रकारों के लिए तो क्या कहूँ, आप तो चाहें भले ही मुट्ठी भर होंगे, 100-150 होंगे, लेकिन आपकी आवाज़ में तो इतना दम होता है कि आप देश और दुनिया की सोच को बदल सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये सौभाग्य की बात। और सामने मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, जिनमें बहुतों को मैं नाम से जानती हूँ, तो आप सबका बहुत बहुत आभार। जब आप कह रहे थे कि बीकॉम क्यों चयन किया, तो सीधी सी बात है, मारवाड़ी फैमिली से आती हूँ और हमारे तो ब्लड में ही होता है व्यापार करना, हम सोचते ही हैं। लेकिन उस ज़माने में ये बात सही है कि आज से अगर आप 45 साल पहले अगर सोचें तो कहाँ राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में कहाँ कोई बेटियों को पढ़ाता था। मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा यही कहा कि क्यों मेरे बेटे, मेरी बेटी क्यों नहीं कर सकती। पढ़ने में शुरू से ठीक थी, सब कहते थे कुशाग्र बुद्धि हूँ, तो उनका यही था कि मेरी बेटी मेरे बेटों से बेहतर होगी। तो वैसा वातावरण था। और फिर जैसे अगर मुझे कहे कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या करना होता है, जो सबसे पहली ज़रूरत जो मुझे लगती है या मैंने अपने जीवन में देखा, वो ये है, अपने आप में विश्वास रखो। आपको अपने आप में विश्वास होना चाहिए। जो आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपके मन में कहीं सेल्फ डाउट हो गया कि पता नहीं ये काम मैं शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो समझ लीजिए आपने असफलता की शुरुआत कर ली। अपने आप में विश्वास रखिए, अपने ईश्वर में विश्वास रखिए। और जो भी आप कर रहे हैं, भले ही आप कोई भी प्रोडक्ट कर रहे हैं या आप सर्विस कर रहे हैं, जो भी, इधर आप एंटरप्रेन्योर है तो या तो आप प्रोडक्ट बेचेंगे या आप अपनी सर्विस देंगे, जो भी कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहला जो आपको अपने सोचना है, वो जो सबसे पहला पॉइंट है कि आप इंडिविजुअली सोचें कि अगर आप प्रोडक्ट दे रहे हैं या आप सर्विस दे रहे हैं तो क्यों कस्टमर इसको लेगा। ये बात आप विश्लेषण अपने आप में करें। जैसे हमने अश्वगंधा का किया तो मेरा क्यों बहुत स्ट्रोंग था कि आज इसकी पूरी दुनिया को ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी, और अश्वगंधा तो आयुर्वेदिक हर्ब है जिसे कहते हैं 1 हर्ब 1000 क्योर। तो जब ये इतना स्ट्रोंग मेरा क्यों था तो सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली थी और ईश्वर का साथ तो था ही। तो ये बचपन से ही ऐसे संस्कार जिसे कहें या भाव कहें या अपब्रिंगिंग कहें, अगर यहाँ बहुत सारी माताएं भी बैठी है, यहाँ बहुत सारे पिता भी बैठे हैं, तो उनको कहूँगी
अपने बच्चों को जो बनाना चाहते हैं उसके बीज बचपन से उसमें डालिए। धीरे धीरे जैसा वो सोचेगा वैसा ही वो बन जाएगा। अगर आपका बच्चा कहीं से मंद बुद्धि भी है, कमजोर भी है, तो उसे कमजोर मत कहिए। अगर आपने उसे बार बार मंद बुद्धि कहा, कमजोर कहा, अगर आपने कहा कि तू कर नहीं सकता है, तो वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और अगर आपने कमजोर भी और आपने कहा कि नहीं तुम कर सकोगे, आइंस्टीन की कहानी तो आप सबने सुनी होगी कि स्कूल से उसे निकाल दिया कि आपका बेटा बुद्धू है और ये कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि मेरा बेटा बुद्धू नहीं है, मैं इसको घर में पढ़ाऊंगी। उसके बाद जो कुछ भी है वो तो हिस्ट्री है। बहुत ही बेहतरीन मैम। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि थॉट प्रोसेस उनकी जो माइंड सेट होता है, बिलियनियर माइंड सेट पहले से डिसाइडेड था। मैं मोतीलाल जी बलगढ़ साहब से पूछना चाहूँगा कि अच्छा सा उनका ऑटो फाइनेंस का काम चल रहा था, रियल एस्टेट में वो आए और एक बड़ा काम करने की प्लानिंग उन्होंने की और आज उनकी कंपनी इनोवेशन के लिए जानी जाती है। पूरी तरह से आत्मनिर्भर कोई कंपनी होती है उनमें से एक है, वो कैसे है सारी चीज़ें आपको बताएंगे बलगढ़। धन्यवाद सभी को। मेरे एक दोस्त का बहुत ही अच्छा डायलॉग है कि मोती, भगवान ने ज़मीन बनाना बंद कर दिया है, नई ज़मीन बनाना बंद कर दिया है। तो जितना भी पैसा तुम्हारे पास सरप्लस हो उससे कहीं ना कहीं ज़मीन खरीदो, ताकि ये मल्टीप्लाई होगी, अंदर के अंदर ही मल्टीप्लाई होगी। तो ऐसा करते करते हर साल 6 महीने में कुछ ना कुछ ज़मीन लेते लेते एक बार ये सोचने बैठे क्या करेंगे इस ज़मीन का। काफ़ी 20-25 प्रॉपर्टी छोटे मोटे सब लिए। फिर हमने सोचा कि कंस्ट्रक्शन लाइन में आना चाहिए और 2004 से मेरी शुरुआत हुई। और जैसा कहते हैं कि जहाँ जहाँ विल हो वहाँ पर कोई ना कोई रास्ता निकलता है और लोग भी जुड़ जाते हैं। आज हमारे पास 20 मिलियन स्क्वायर फीट का काम है। तकरीबन आप ये कह सकते हैं 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर चुके हैं। कहीं काम चल रहा है, कहीं स्टार्ट होने वाला है। ये हमारी 20 साल की 2004 में हमने काम चालू किया था और 2024 हो रहा है। 20 साल की हमारी ये जर्नी है। पहले मैं अकेला था, उसके बाद बच्चे जुड़े, हमारे भतीजे हैं, भांजे हैं, सभी लोग परिवार के जुड़े हुए हैं। और यहाँ से 3 किलोमीटर के अंदर में हम तकरीबन 2000 फ्लैट बना रहे हैं। ये बिल्कुल होटल के बाजू एक मल्टीप्लेक्स जो है अगले 6 महीने में 5-6 महीने में चालू हो जाएगा। इस होटल के बिल्कुल सामने हम लोग 360 फ्लैट बना रहे हैं। 26 मंजिल का पहला टावर ये एलबी नगर के एरिया में 3 टावर है। उसके पीछे 7 एकड़ में और 6 टावर आ रहे हैं 26 मंजिल में। नागौल में हमारे पास तकरीबन 15 लाख स्क्वायर फीट का 700 अपार्टमेंट है। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी में एलबी नगर पे है। चंपापेट में पहली बिल्डिंग हमारी है जो 2 टावर है, ट्विन टावर 26 मंजिल। इसके बाद हमने सोचा कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन कैसे है। तो हमारा क्रशर है खुद का, हमारे रेडीमिक्स के प्लांट है, हमारा सैंड मैन्युफैक्चरिंग के 2 प्लांट हैं, ब्रिक्स, ब्लॉक्स, पेवर ब्लॉक्स, हर चीज़ हम मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये लगता था कि पीछे किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपना खुद का अगर प्रोडक्ट है तो एक तो आसानी से मिल सकता है, मार्जिन जो है कुछ उसमें बचाया जा सकता है। ये सोचते सोचते हमने काम चालू किया। मेरा हमेशा मानना है कि बिज़नेस में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, स्ट्रगल है, कोई डाउट नहीं है, और देयर इज़ नो शॉर्टकट टू नेम एंड फेम। तो ये बहुत बड़ी लंबी जर्नी है, मेहनत की जर्नी है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, लोग बाहर बैठ के सोचते हैं अरे इनके पास क्या है, उनके पास क्या है, ये सब बातें हैं बनाने की है। बहुत कड़ी मेहनत है और हर चीज़ हम न्यौछावर करते हैं। और जो जवानी में मेहनत करेगा वो बुढ़ापे में आराम करेगा, और जो जवानी में आराम करेगा फिर उसको बुढ़ापे में मेहनत करेगा। ये मैं समझता हूँ हकीकत है और सच्चाई है ज़िंदगी की। अब मैं राजेश जी से जानना चाहूँगा, किराना की छोटी सी दुकान होती है उसको इन्होंने हज़ारों करोड़ में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जो फॉर्मूला है सर, ये डिस्कस करेंगे आप सबको मेरा नमस्कार। बगैर जैसा आप लोगों ने अभी दोनों भी बड़ी बड़ी हस्तियों से सुना, बगैर मेहनत के कोई भी काम सक्सेस नहीं होता।
और रातों रात कोई भी आदमी बड़ा नहीं बनता। गलत काम करे तो बन सकता, मेहनत करे तो नहीं बन सकता। उसके वास्ते ये रात मेहनत करना, दिन रात मेहनत करना, वो एक ही, वो भी ईमानदारी से करना। लेकिन आज अपन इतना बड़ा बिजनेस क्यों कर सक रहे हैं बोल तो टेक्नोलॉजी आ गई इंडिया में। आज से पहले भी हमारे दादाजी की किराने की दुकान थी, मेरे को पता है इतनी बड़ी सुपरमार्केट था R.L. अग्रवाल बोल के रामनगर में, और 6 गाले की मड़गी थी और कम से कम 150 फीट लंबी और 100 फीट चौड़ी। और वो टाइम पे पूरा टेकवुड का फर्नीचर बना के, वो टाइम पे लेडीज को क्लीन करके, वो टाइम पे वो पेपर में पैकिंग करके देते थे। लेकिन हिसाब किताब नहीं मिलता था क्योंकि पूरा माल कैश में आता था, कैश में जाता था, अनाप शनाप माल पड़ा जाता था। शाम में कोई चार साबुन की बट्टी उठा के लगे तो भी हिसाब नहीं मिलता था, कितना बोल के मापेंगे, कितना बोल के। आजकल क्या हो गया, कंप्यूटर आने से पहले माल आता है, पहले इन्वेंट्री लोड जाती है, उसके बाद जब इन्वेंट्री आउट होती है, बिल आउट होती है, तो हिसाब किताब भी मिलता है। तो इससे क्या हो गया, मल्टीपल चेन खोलने के वास्ते बहुत आसान हो गया टेक्नोलॉजी आने से। उनके ज़माने में पैसा भी था लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी तो बहुत नुकसान होता था। अच्छा, पहले इतनी मशीन नहीं थी, लेडीज़ को लगा के साफ करना पड़ता था। मेरे को अच्छी तरह याद है 1970 में अगर आप 100 किलो चावल का बोरा लेते तो उसमें 30 किलो कंकर निकलती थी। वरंगल से चावल आता था, सफ़ेद कंकर निकलती थी। आज ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, राइस मिल में कंकर नहीं, आपको एकदम क्लीन माल, रेडी टू यूज माल आराम होता। आज से 20 साल 25 साल पहले, 1990 तक भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज तो ऐसा किसान के पास से माल आया, मशीन में डाल दिए तो आपको पैक होकर ऐसा माल निकलता है कि आपको देखने की जरूरत नहीं। आपसे वर्ल्ड में किधर भी एक्सपोर्ट कर लो आपको कहीं से भी कंप्लेंट नहीं आती। लेकिन क्या है, थोड़ा डिस्ट्रिक्ट वाइज भी रहता है, हर एक जगहों का, जैसा राइस है, वीट है, जहाँ के पानी में तासीर है वो पैसा न तो ना। पहले तो धंधा करना बहुत मुश्किल था, आज धंधा करना अनाज का बहुत आसान हो गया क्योंकि क्लीन माल मिल रहा है। कोई भी आदमी सुपर बाजार खोल के कोई भी फैक्ट्री वाले से हर एक आइटम, जैसा जीरा है, राजस्थान में जाओ आप, जीरा क्लीन करके पैक करके दे रहा है आपको। राई होना, राई पैक करके दे रहा है, हल्दी पाउडर होना, पैक करके दे रहा है आपको। कोई काम भी मेहनत नहीं होती, जब रेडीमेड पैकिंग मिल जाती है आपको। लेकिन फर्क होनी चाहिए उसकी, भाई ये एरिया का माल लिए तो अपने को 2 पैसे सस्ता आता और क्वालिटी अच्छी रहती। तो बगैर मेहनत के कोई भी काम नहीं होता साहब, क्योंकि आप दोनों हस्तियों से सुने, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मेहनत तो 100% करना ही पड़ेगा और वो भी ईमानदारी से करना पड़ेगा। क्वालिटी, कंसंट्रेशन। अब लारी आती है तो हर एक लारी का हमारे पास आज भी इतने टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद भी कोई चावल की गाड़ी आती है तो उसको पहले पकाते हैं, हमारे को पसंद आए तो ही माल उतारते हैं, नहीं तो वापस कर देते हैं, क्योंकि एक सेकंड की भी देरी हुई तो खाना नरम बन जाता। और समाज सेवा का तो काम कैसा है साहब, हमारे दादाजी को हमारे पिताजी अकेले थे और हमारी बुआ जी भी अकेली थी, और भगवान की दया से उनके ऊपर मालिक की कृपा बहुत थी। तो हमारे पिताजी बिजनेस में इंटरेस्ट कम थे, उन्हें सोशल एक्टिविटी में ज़्यादा थे। मैं बचपने से देखता हूँ डेली सुबह 100 आदमी हमारे घर पे रहना, मतलब किसी की बच्ची की शादी है, किसी का झगड़ा हो गया, किसी को पुलिस पकड़ के ले गई, तो हमारे पिताजी का काम एक ही है, बच्ची की शादी है, उसको 1 थैला चावल और 1 तोला सोना। आपको सुनने में बहुत अजीब दिखेगा, शायद शादियों के सीजन में कम से कम वो जमाने से अभी तक भी 10-15 तोले सोना शादियों के सीजन में देते थे। कोई भी आप बस 1 थैला चावल, 2 थैले चावल और कहीं की 1 तोला सोना। और कोई भी पुलिस स्टेशन में किसी भी कोई भी पकड़ के ले जाओ, क्या ले जाओ, इनका काम था बस पुलिस स्टेशन को फोन करना, क्योंकि कांग्रेस के लीडर थे, फोन करना, उनको छुड़ा देना। हमारे को देख देख के समाज सेवा की आदत गिरी से, वो भी निस्वार्थ भाव से गिरी से। चलिए, अभी जो है हमारे साथ में आईटी सेक्टर से विकास हिसारिया जी हैं। अब मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आईटी सेक्टर के अंदर भरोसा बहुत मायने रखता है कि आप प्रोडक्ट लेके आते हैं, और हम सब लोग लेके आते हैं, गेमिंग वाले हों, चाहे जो लैपटॉप्स हों, चाहे XYZ हों, तो वो एक तो
किस लेवल पे उन्होंने उस ज़माने में भी एक जैसे बोलते हैं ना पक्का बिल देना शुरू कर दिया था जब लोग चीटिंग किया करते थे, तो कैसे उन्होंने शुरुआत करी? कंप्यूटर का काम हैदराबाद में पापा ने स्टार्ट किया। इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि किराना उनको यहाँ फिर कंटिन्यू करना था कि बच्चे लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। सो उनको इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं आती थी, टेक्नोलॉजी मालूम नहीं था, बट बोले नहीं हम सीख लेंगे। मॉर्निंग 4 o'clock उठ के वो आज जो लास्ट डे जो किया है वो सुबह सीखते थे, प्रैक्टिस करते थे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसमें परफेक्ट हो जाते थे। ही वॉज फास्टेस्ट लर्नर एवर आई सी। सो उनके उस मेहनत से आज हम लोग उस स्थिति में पहुँचे हैं और ऊपर वाले की दया से गुडविल भी अच्छी है और काम अच्छी तरह कर रहे हैं। 1998 में 30th डेट है जहाँ पापा ने स्टार्ट किया था और उस समय मैं 16 साल का था। मेरे कॉलेज टाइम के बाद बैग रखा घर में और स्कूटी लेके ऑफिस पहुँच जाता था और अराउंड 2-2.5 साल के बाद पापा को एक अटैक आया और पापा ने बोला कि बेटा मैं तो अभी किसी दिन ऑफिस नहीं आऊँगा, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ चेयर ऑफ द ऑफिस, जिम्मेदारी संभाली होगी। तो जिम्मेदारी संभाली, साथ में पापा ने बहुत सपोर्ट किया, हर चीज़ सिखाया किया। और हमने देखा उस समय हम जब हमारी 250 की स्टोर थी, कस्टमर आते थे, हम पैसे लेते थे कस्टमर से, मटेरियल के लिए कस्टमर 2-2, 4-4, 5-5 घंटे वेट करते थे। इसलिए नहीं कि हम दे नहीं सकते थे, स्टॉक नहीं था, इसलिए बिकॉज भीड़ वैसे लगी रहती थी। तो धीरे 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 हमने एक स्टोर से मल्टीपल स्टोर स्टार्ट किया, देखा उसमें भी अच्छा काम हो रहा है और फिर हमने देखा कि कंफर्ट चाहिए। आज के दिन कस्टमर को जब कोई भी आता है उसको इज्जत चाहिए, पहले समाज बाद में चाहिए। सो उनको अच्छी हमने स्टोर 5070 के स्टोर ओपन की, वहाँ पर नंबर ऑफ सेल्समैन हमने इंक्रीज़ किए। हमने ये मेक श्योर किया हर कस्टमर को अच्छी इज्जत मिले, तरीके से हम उनको करें। और हमारी टेक्नोलॉजी की फील्ड है, टेक्नोलॉजी हर दिन हमारे पास चेंज होती रहती है, तो पहले हमें अपने आप को अपडेट करना होता है, फिर हम कस्टमर को अपडेट करते हैं। आज के दिन प्रोडक्ट सेल्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन देना उनको। अगर हम उनको AI और जो चीज़ हम कर रहे हैं आज, इंटेल है, AMD है, NVIDIA है, ये 3 मेन टेक्नोलॉजी ड्राइवर्स है, उसके बाद सारे ब्रांड्स हैं। तो ये लोग चिप डेवलप करने की ब्रांड ये नहीं है। हम उनके साथ मिलके आज इंडिया में हम इकलौती ऐसी कंपनी है जिनके साथ ये तीनों कंपनी एक साथ काम करती हैं और हम तीनों कंपनी के वन ऑफ द टॉप पार्टनर्स में काउंट होते हैं शुरू से। आज AI को यूथ प्रोग्राम जो इंटेल का है वो हम विशाल पेरिफेरल्स, इंटेल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तीनों मिलके कॉलेजेस में रन करने वाले हैं। हम कॉलेज जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्यूचर हैं, उनके साथ मिलके बहुत सारे रिसर्च भी करते हैं, उनके साथ इवेंट्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, सो दैट वो भी सीखेंगे और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। और उनकी जो फीडबैक आती है वो अगेन हम ब्रांड्स के पास पहुंचाते हैं। बिजनेस जब ग्रो होता है तब हमें लोग बनाने पड़ते हैं। सो अगर टेक्नोलॉजी जो हम बाकी लोगों के साथ शेयर करते हैं हम खुद इसको इस्तेमाल नहीं करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने सबसे पहले आज 2002 में ही हमने अपना पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड IT यानी बिलिंग जो है वो कंप्यूटर से स्टार्ट कर दी थी कि कोई भी प्रोडक्ट बिना बिल के, बिना कंप्यूटराइज बिल के बाहर नहीं निकलेगा। हर प्रोडक्ट का सीरियल नंबर होता है हमारा, जिससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कब मैन्युफैक्चर हुआ, वारंटी कितनी है, ये सब कुछ इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कस्टमर को कहीं भटकने की दरकार नहीं है, उसको हर चीज़ ऑनलाइन दिख जाएंगे। आज अगर सर्विस सेंटर जाता है, इनवॉइस नहीं है, कस्टमर को भटकना पड़ता है, हमारे पास कोई भी कस्टमर को भटकने की दरकार नहीं है। अब इससे दूसरा फ़ायदा क्या हुआ, हम जब स्टार्ट किए थे टोटल 2 एम्प्लॉई थे हमारे पास, आज हमारे पास 150 एम्प्लॉई काम करते हैं। इससे फ़ायदा क्या हुआ, उनको भी रोजगार मिला, हमें भी ग्रोथ मिला और म्यूचुअली सब लोग आगे बढ़ते चले गए। हम लोग बिलीव करते हैं एक थ्योरी कॉल बाइबल, बिफोर यू बाई लाइव एक्सपीरियंस। दैट मीन्स कस्टमर को परचेज करने से पहले हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। खाली सामान लेके जाना इंपॉर्टेंट नहीं है या सामान हम बेचना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब ये सब चीज़ें होती हैं तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस,
हमारे पास आज जितने भी क्लाइंटल हमारे हैं वो सारे क्लाइंटल एक बार आए वो रिपीटेड रहते हैं हमारे पास। कारण एक ही है, ट्रस्ट फैक्टर। हम कोई बात नहीं, कभी नुकसान भी होता है, कोई प्रोडक्ट परचेज किए, कोई प्रोडक्ट खराब हो गया, हमें नुकसान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कस्टमर का विश्वास। अगर वो विश्वास जगा हुआ है तो हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं, आज नहीं कल नहीं परसों। और जैसे सभी ने बताया कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, सो हमेशा मेहनत करना होगा और सच्चाई के रास्ते पे चलना होगा। बहुत ही सुंदर। और अब हम आप लोगों के सवाल लेंगे और कैसे भी आग्रह करेंगे कि शॉर्ट में उनका हमें रिप्लाई दें। मैम, एज सर हैज़ टोल्ड अर्लियर, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और बिल्कुल आपने अश्वगंधा जो कि हमारे देश की धरोहर है, उसे आपने अमेरिका, यूरोप जैसी कंट्रीज़ में जाकर वहाँ पर न सिर्फ वहाँ पर फैलाने का काम किया, बल्कि आपने वहाँ पर लीड करने का भी काम किया है। और जैसा कि आपने बताया कि आपने अपने सामाजिक जीवन में, जैसे कि एक लड़की होते हुए बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया, तो आपने अपने बिजनेस लाइफ में किस तरह के चैलेंजेस को फेस किया? क्योंकि बीइंग अ गर्ल हम हर कदम पे स्ट्रगल फेस करते हैं, चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास रहती हैं, तो आपने फिर कैसे उनको टैकल किया और क्या बिग अपॉर्चुनिटीज़ थी? मैंने जैसा कहा कि परिवार अगर साथ में हो तो ये चैलेंज कम होता है। और कई बार ऐसा हुआ, ऐसी बात नहीं, जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो पति को छोड़ दीजिए आप, लेकिन बाकी परिवार के लोगों ने कई तरह की बातें की। लोगों ने कहा अगर औरत कमा लेगी तो आदमी क्या करेगा, क्योंकि मैंने 1990 में बिजनेस शुरू किया था, तो आज से अगर 33 साल पहले मानसिकता थी नहीं उतनी एडवांस, तो ये चैलेंजेस थी। लोग कहते थे कि औरतों की बुद्धि घुटनों में होती है, लेकिन जब कोई आपके अगेंस्ट कुछ बोले ना तो तुरंत रेस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ समय पे छोड़िए, मेहनत के साथ चलिए। जैसा मोतीलाल जी साहब ने कहा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई उत्तर देने की जरूरत नहीं। जब हम काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और क्या होता है महिला के साथ, ये आप और हम सब जानते हैं इस बात को, कि जब किसी की आगे बढ़ने वाली जो रोक नहीं सकते ना किसी की ऊंचाई, तो फिर उसकी बदनामी शुरू करते हैं लोग। होता है, लेकिन सुनना नहीं चाहिए, उसको इग्नोर करना चाहिए। न तो प्रशंसा के लिए वेट करना चाहिए, न आलोचना से डरना चाहिए, न विवेचना से डरना चाहिए। और आप अपने लक्ष्य पर सामने रखकर अगर काम करोगे तो जो लोग कुछ भी कहते होंगे आपके बारे में, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाओगे उस दिन वो लोग बातें भूल जाएंगे और आपकी सफलता, जो कहते हैं ना, मेहनत शोर मचाएगी। तो इतनी खामोशी के साथ अपने लक्ष्य की तरफ एकदम लक्ष्य को निर्धारित करके निरंतरता के साथ और पूरे कमिटमेंट के साथ, और जैसा भाई विकास जी ने कहा, टेक्नोलॉजी, राजेश जी ने भी कहा, अपने आप को अपग्रेड करो। और दूसरी बात, मैंने जैसे मैं राजस्थान से आती हूँ, मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ी थी, बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन मैं आज भी सीखती हूँ। अपने आप को जैसी परिस्थिति या देश काल परिस्थिति के अनुसार अपडेट करते रहो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई सीमा नहीं होती है। तो आप अगर अपना फोकस करके काम करेंगे तो लोग जो कहते हैं कहते रहेंगे। मैंने ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी कहा ना, मैंने सोचा था कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी, प्रभु की कृपा रही तो मेरा काम बोलेगा, और अपना काम बोलता है, क्योंकि किस किस को आप उत्तर देने जाओगे। होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की। इग्नोर करिए और आगे बढ़िए। मेरा जो क्वेश्चन है वो मोतीलाल जी से है। सर, अभी क्या है कि रियल इस्टेट को लेके सर, मतलब घर सब बनता है, लोग बायर्स रहते हैं, लेकिन पोजेशन को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। अभी हालांकि रेरा कानून आ चुका है, लेकिन अब भी जो घर खरीदार हैं उनकी दिक्कतें कम नहीं हो रही हैं, तो आप इसका क्या सॉल्यूशन क्या देखते हैं? रेरा आने के बाद काफ़ी परेशानियां कम हुई है। पहले प्रोजेक्ट डिले चलते थे, और मेरा मानना है कि प्रोजेक्ट डिले कहाँ होता है कि माल बिकता नहीं है। अगर अनसोल्ड इन्वेंट्री काफ़ी बची हुई है तो बिल्डर को प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में तकलीफ आती है। जहाँ जहाँ माल बिक जाता है तो वहाँ कंप्लीशन की कोई इशू नहीं है। रेरा में काफ़ी प्रोविज़न है जहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं। रेरा के हिसाब से 6 साल प्रोजेक्ट कंप्लीशन का टाइम है, लेकिन मैं समझता हूँ हर बिल्डर, अगर मीडियम साइज़ का प्रोजेक्ट है 4-5 लाख स्क्वायर फीट का, तो 2.5-3 साल में कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसा कोई इशू नहीं रहा है।
हर बिल्डर क्वालिटी कॉन्शियस हुआ। पहले सब चलता था, कुछ भी कचरा पट्टी काम करते चलता था, लेकिन आज हर आदमी को अपने रिपुटेशन बनानी है। पैसे से ज़्यादा उसको रिपुटेशन की फिक्र, क्योंकि काम करेंगे तो पैसा तो कमाना ही है, तो रिपुटेशन ज़रूरी हो गई। कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, और हर ये आदमी चाह रहा कि मैं और अच्छी चीज़ क्या दे सकता हूँ। बाकी लोग कुछ दे रहे हैं, स्विमिंग पूल दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, मैं उससे आगे हट के जाके क्या दे सकता हूँ। तो डिले का मैं समझता हूँ कोई 1-2% बिल्डरों में तकलीफ हो सकती, अदरवाइज सभी प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो रहे हैं। 6 महीने का डिले मैं बहुत ज़्यादा लंबा डिले नहीं मानता हूँ, ठीक है, 6 महीने का वैसा रहता ही है ग्रेस पीरियड, तो बहुत ज़्यादा डिले के लिए प्रोजेक्ट सभी कंप्लीट हो रहे हैं। 2-4% कोई कहीं तकलीफ हो, अदरवाइज सब प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो। बीइंग अ मीडिया पर्सन, कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि नहीं, कुछ अपना स्टार्ट करना चाहिए। तो आप क्या संदेश देना चाहती हो उन महिलाओं को, उन युवा महिलाओं को जो कुछ स्टार्ट तो करना चाहती हैं, पर उनके दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है कि मे बी हो सकता है हमारी फैमिली साथ नहीं देगी, आगे हम कैसे खुद को सपोर्ट करेंगे, तो आप क्या संदेश देंगे उन्हें? जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, स्टार्ट करना है तो अपना कन्विक्शन होना चाहिए। आज नहीं देगी फैमिली साथ तो कल देगी, लेकिन कन्विक्शन के साथ स्टार्ट करो। और अगर हम ये सोचते रहेंगे कि हम खुद कन्फ्यूजन में रहेंगे क्या करना है, कोई अच्छा जब प्रोडक्ट आएगा तभी शुरू करेंगे, वैसा मत सोचिए। यही समय है, सही समय है, यही सोच के जो भी शुरू करना है। और जैसा मोतीलाल जी साहब ने कहा ना, छोटे छोटे स्टेप लीजिए एक साथ ना। ये जो आपने मेरी कहानी सुनी है, ये एक दिन की कहानी नहीं है। 1990 से यहाँ तक आए हैं, मतलब 33 साल की मेहनत है ये। तो एक साथ अगर हम सोचते हैं कि शॉर्टकट से कहीं पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आप अगर एक एक स्टेप, बेबी स्टेप्स लेके अगर काम करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप समझ लीजिए नाकामयाबी के एकदम चरम पर हैं, तो मान के चलिए, हौसला बना के रखिए, मान के चलिए कि कामयाबी एकदम करीब है आपके। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा क्वेश्चन विकास सर से ही है। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि काफ़ी सारे यूथ अभी जो हैं, जो अभी जॉब कर रहे हैं, और वो लोग जो है स्टार्टअप या फिर अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि या तो वो जॉब करते रहे और साइड में अपना बिजनेस चालू करें, जब तक वो रनिंग ना हो जाए तब तक वो जॉब ना छोड़ें, या फिर वो जॉब छोड़ दें और अपना पूरी तरह से बिजनेस पे फोकस करें? एक तो क्लियर एडवाइस रहेगा कि जिनकी डिपेंडेंसी, यानी जिनको पैसे भी कमाने हैं और रिस्क अपटाइट कम लेना है, तो शायद जो एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, लाइक जो फ्रेंड्स के साथ या सोशल मीडिया में जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो टाइम अगर वो नया चीज़ सीखने में लगाएं और सीख के स्टार्टअप स्टार्ट करें तो सक्सेस जरूर मिलेगा। एकता जी, मैं भी आपको आंसर देना चाहूँगी। देखिए, अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता सफलता मिलेगी। जो भी काम करो पूरे मनोयोग के साथ करो और विश्वास के साथ करो। आप सोचते हैं कि जॉब भी करेंगे और साथ में स्टार्टअप चल जाएगा, नहीं चलता है। सफलता का शॉर्टकट होता नहीं है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अगले 3 साल स्ट्रगल करना है, क्योंकि स्टार्टअप में तुरंत तो नहीं मिलेगी सफलता। लेकिन आपको स्टार्टअप करने से पहले सोचना है कि दूसरों की नीड क्या है। जो दूसरों की नीड है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मतलब क्या चीज़ की ज़रूरत है क्लाइंट्स को, और उसको आप किस बेहतर तरीके से उनकी नीड को पूरा कर सकते हो, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो मान के चलिए, अगर आप सोचते हो कि जॉब के साथ आप स्टार्टअप का काम करोगे तो बहुत कम चांसेज है सफलता के। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो पूरे मनोयोग के साथ अपना 100% दोगे, तो ही आप इस कॉम्पिटिटिव युग में सफल हो सकते हो। बहुत ही फ्रूटफुल ये डिस्कशन रहा है। और अब हम जय की तरफ से, क्योंकि इन्होंने आउटस्टैंडिंग काम किया है, तो उसके लिए स्पेशल सम्मान हम लोग करना चाहते हैं।